स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है बेटा। मैं हूं सीएस अनिल और मेरे सीएस डब्ल्यूटी स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? आप कोई बच्चे उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग इज कि जो लोग न्यू आइडियाज लेके आते हैं इकोनॉमी में और उनके ऊपर वर्क करते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बनाते हैं। एक बिजनेसमैन टर्म जब हम यूज करते हैं या फिर जब हम एक टर्म यूज करते हैं एंटरप्रेन्योर, तो दोनों में फर्क क्या है? एक बिजनेसमैन जो है वो सिंपली कोई चीज परचेज कर रहा है, कम रेट पे और ज्यादा रेट पे बेच रहा है, तो वो एक बिजनेस कर रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर टर्म कब आता है? जब आप स्टार्टअप से कनेक्ट कर सकते हो इसको, जब कोई नया आइडिया, कोई नया इनोवेशन लेके आता है और उस पर काम करता है, यानी लोगों की किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लोगों के लिए किसी प्रॉब्लम का वो एक सॉल्यूशन लेके आता है और उससे फिर वो बिजनेस बनाता है आगे। सो दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। बेसिक समझ आया? चलो देखते हैं। सो डेफिनेशन के हिसाब से, प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट्स एंड इंक्रीजिंग वेल्थ थ्रू रिस्क टेकिंग। अब एक रिस्क टेकर होता है ना, क्योंकि वो ऐसी चीज लेके आता है जो अभी तक किसी ने नहीं करी थी, तो एक रिस्क लेने वाली बात हो गई। लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड इनोवेशंस। तो इनोवेशंस का मतलब ही क्या हुआ? न्यू आइडियाज लेके आना। ओरिजिन कहां से हुआ? फ्रेंच वर्ड था एक एंटरप्रेन्योर करके, टू अंडरटेक और स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये आप मेंशन कर सकते हो अपने डेफिनेशन में, राइट? मीनिंग अगर देखें तो हाई एप्टीट्यूड चेंज मेकर और एनीवन स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, और रिस्क बियरर, इनोवेटर और समवन मीटिंग अनमेट मार्केट डिमांड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि मार्केट की कोई ऐसी डिमांड जो अभी तक मीट आउट नहीं हो पाई है, उससे लोगों को फुलफिल करना बाय प्रोवाइडिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, कोई भी अनमेट मार्केट डिमांड को फाइंड करना और उसके ऊपर वर्क करना इज नोन एज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। चलो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो कैंटिलन 1700 से बात चलती आ रही है। एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर हु बायज एट सर्टेन प्राइस, सेल्स एट अनसर्टेन प्राइस। बाय तो करता है सर्टेन प्राइस पे, लेकिन सेल कर रहा है अनसर्टेन प्राइस पे, तो एक रिस्क ले रहा है कि नहीं ले रहा? और शुम्पिटर भाई साहब, ये जो शुम्पिटर थे ना हमारे इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनका तो मेन कंसर्न ही हमेशा किस चीज के लिए रहता था? इनोवेटर्स के ऊपर। ये जहां जहां शुम्पिटर वहां वहां इनोवेशन। ये लाइन याद कर लो, शुम्पिटर का नाम जहां भी पढ़ोगे वहां पे इनोवेशन से रिलेटेड टर्म्स आप पढ़ोगे। ठीक है ना? तो शुम्पिटर इन 20th सेंचुरी क्या बोला गया था कि एंटरप्रेन्योर इज एजेंट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन दो थ्रू इनोवेशन। ठीक है, एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करना कैसे? इनोवेशन के थ्रू। तो शुम्पिटर का मेन कहना क्या था कि इनोवेशन इज द मेन थिंग। ठीक है जी। फिर आया पीटर ड्रकर। एंटरप्रेन्योर इज वन हु सर्चेस फॉर चेंज एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। कोई भी ऐसा पर्सन जो चेंजेस के लिए सर्च आउट करता है और उसको एक्सप्लॉइट करता है, इसको अच्छे तरीके से यूज कर लेता है। ठीक है जी। चलो 4 की एलिमेंट्स एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या मेन चीजें होनी जरूरी है? सबसे पहले इनोवेशन। आपके पास कोई ना कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, जिससे आप लोगों को प्रोवाइड करो और उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ऐसा कोई न्यू प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा आइडिया होना चाहिए आपके पास। फिर रिस्क टेकिंग होना चाहिए आपका बिहेवियर। एक एंटरप्रेन्योरशिप का मेन चीज क्या है कि उसको रिस्क लेना आना चाहिए, कि वो मार्केट में रिस्क ले सके, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट? सो बेयरिंग अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस। फिर विजन उसका क्लियर होना चाहिए, फोरसाइट एंड फ्यूचर प्लानिंग। पूरे ये नहीं कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, अच्छे तरीके से मैनेज करके फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि जो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी और कैसे वो उसको प्रॉफिटेबल बनाएगा आगे, है ना? इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आनी चाहिए, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना, ये भी आना चाहिए। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में किस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है? रूटेड इन कल्चर, कस्टम्स, दैट इज बलियात्रा फेस्टिवल्स इन कटक। यहां पर हम देख सकते हैं कि पहले से चलता आ रहा है। कास्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड ऑक्यूपेशनल रोल्स। कास्ट सिस्टम के बेसिस पर ऑक्यूपेशनल रोल्स थे। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एंटरप्रेन्योरशिप सीन्स एज अ टूल फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि उसके बाद जब एकदम से ग्रोथ पकड़ी तो इनोवेटर्स का बहुत ज्यादा काम इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हुआ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी बढ़ी कि वो जो जो आइडियाज लेके आ रहे थे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे थे, तो उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई। ठीक है ना? कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोसाइटीज यूजिंग सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स मतलब क्योंकि एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहीं जॉब नहीं कर रहे लोग, अपना खुद का काम शुरू करते थे और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और फिर उससे अपना प्रॉफिट अर्न करते थे, तो इनको लोग कहीं ना कहीं पसंद करते थे, वैल्यू देते थे। ठीक है ना? ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या ट्रेड्स होने जरूरी है? डेवलप्स एंड ओन एंटरप्राइज, मॉडरेट रिस्क टेकर, वर्क्स अंडर अनसर्टेनिटी।
पीछे हमने बातें पढ़ी है। अनसर्टेनिटी में काम करेगा, मॉडरेट रिस्क टेकर होगा, इनोवेटिव होगा, इंडिपेंडेंट होगा, परसिस्टेंट होगा, परसिस्टेंसी के साथ काम करेगा। एक लीडरशिप स्किल्स भी होने जरूरी है, क्योंकि आप जब अपना खुद का कोई आइडिया या प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको दूसरे लोगों को भी लेके चलना है साथ में, और आप चाहते हो कि सब आपको फॉलो करे, तो पहले आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट। कंपिटिटिवनेस होनी चाहिए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड, कन्वर्ट द सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी। ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि कोई भी आपके पास अगर सिचुएशन आती है तो आप उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है बच्चों, चलो नाउ पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है? क्रिएटिविटी आनी चाहिए, स्पार्क फॉर न्यू आइडियाज। भैया इनोवेटर तो जब तक आप एंटरप्रेन्योर तभी बनोगे जब आपके पास न्यू आइडियाज होंगे, तो एक स्पार्क होना चाहिए न्यू आइडियाज के लिए। डेडिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, तो फिर आप इनोवेटर नहीं बन सकते और आप एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन सकते। सो हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है, परसिस्टेंट डिस्पाइट फेलियर्स। कि हो सकता है, और ज्यादातर चांसेस होते ही हैं कि स्टार्टिंग में फेलियर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी के साथ उसके ऊपर लगे रहेंगे, परसिस्टेंसी अपनी शो करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? डिटर्मिनेशन की। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी मार्केट चेंजेस जब आते हैं तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो थोड़ा बहुत, बाकी तो अनसर्टेनिटी ऑलवेज रहती है। थोड़ा बहुत आपका माइंड इस तरीके से सेट हो कि हम अगर कोई चेंज आएगा तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी हमने बात करी थी, होनी चाहिए। टीम वर्क, पैशन होना चाहिए, ड्राइव्स लॉन्ग टर्म विजन। फोर्थ साइड हमने बात करी कि दूर तक सोचने वाला पर्सन होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, भैया बिजनेस रन करना है तो सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे, ये वाला पूरा टॉप पे होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्रॉम प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज, अब ये नहीं कि सिर्फ सोच रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एक्सपर्टीज के साथ। स्मार्ट्स, यानी कि कॉमन सेंस प्लस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एक स्मार्ट पर्सन कैसे स्मार्ट माना जाता है? एक तो उसको कॉमन सेंस होती है प्लस उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज भी होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ही इज अ स्मार्ट पर्सन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेसी, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन रिलेशंस, कम्युनिकेशन एबिलिटी। भैया मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग, पूरे तरीके से फोकस्ड पर्सन को ही एक एंटरप्रेन्योर बोला जा सकता है। बिजनेस सीक्रेसी मतलब अपने बिजनेस आइडियाज को वो अपने या अपने बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी लोगों तक सीमित रखे, उससे ज्यादा उसको एक्सपेंड ना करे, है ना। फिर आता है क्लियर ऑब्जेक्टिव, अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि भैया क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या होगा उससे आगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी जो भी लोगों के साथ वो टाइम टू टाइम जुड़ता रहेगा अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, उनके साथ उसकी रिलेशन, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। फिर आती है कम्युनिकेशन एबिलिटी, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अपनी बात कन्वे करनी आनी चाहिए सामने वाले को कि आपके पास क्या आइडिया और आप उसको कैसे आगे लेके जाओगे, तो वो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो वाई एंटरप्रेन्योरशिप, फायदे क्या है इसके? अगर आपसे पूछा जाए कि एक एंटरप्रेन्योरशिप होने के क्या बेनिफिट्स है, तो डूइंग व्हाट यू लव फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि पैशन ड्राइव्स द सक्सेस। तो एक एंटरप्रेन्योर होने का एक बेसिक चीज ये भी मानी जाती है कि कहीं ना कहीं एक पैशन होती है, क्योंकि आपको कोई फोर्स तो कर नहीं रहा वो करने के लिए। एक एंटरप्रेन्योर कौन है? जो अपना आइडिया लेके आ रहा है, तो यानी वो खुद से लेके आ रहा है, खुद से वो सोच रहा है करने के लिए, खुद से वो चाहता है करना, तो एक पैशनेट पर्सन ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट। इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम मिलता है आपको, क्योंकि आप ओन बॉस होते हो आफ्टर इनिशियल ईयर्स, कुछ सालों की मेहनत के बाद आप अपने बिजनेस के मालिक होते हो, राइट। फिर आती है रिकॉग्निशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, एक प्रेस्टीज और पर्सनल अचीवमेंट्स मिलती है मैस्लो हायरार्की के हिसाब से। अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ डिफरेंट नीड्स पूरी होती है ना, तो मैस्लो हायरार्की के हिसाब से आपको पर्सनल अचीवमेंट फील होती है जब आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, है ना। फिर उसके बाद इनकम पोटेंशियल इंक्रीज होता है, डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। अब आपने जो भी एफर्ट्स करे थे उनका डायरेक्ट लिंक बन जाता है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड उसी अकॉर्डिंग मिलता है, राइट। फिर ओन बॉस हमने बात करी, मेक योर ओन डिसीजंस, अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। फिर आता है इनोवेशन, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी सोसाइटी, स्टीव जॉब के अकॉर्डिंग आप इकोनॉमी में या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करते हो, तो दैट इज इनोवेशन। ठीक है ना। चलो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कितने तरह के टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आपका विजन कैसा है, आप एंटरप्रेन्योर किस तरह के हो, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना ज्यादा पैशनेट हो अपने काम के लिए, कितना ज्यादा अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो, कितना ज्यादा विजनरी हो, कितना दूर तक सोच सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, देखते हैं। आइडियलिस्ट मतलब जो इनोवेटिव और आइडिया ड्रिवन होता है। ऑप्टिमाइजर यानी कि कंटेंट विद ओनरशिप, हार्ड वर्कर तो नाम से पता लग रहा है, बिल्ड लार्ज एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। फिर आता है सस्टेनर, यानी बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ, जो सस्टेन करके चलता है। फिर एक होता है इंप्रूवर, वांट्स टू इंप्रूव द वर्ल्ड, जो हमेशा क्या सोचता है कि वर्ल्ड को इंप्रूव करना है। तो ये अलग अलग थॉट्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के। फिर आता है एडवाइजर, यानी कस्टमर फोकस्ड होता है और सर्विस ओरिएंटेड, यानी ये प्रोडक्ट लॉन्च करने में बिलीव नहीं करता, ये किसमें बिलीव करता है कि बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करी जाए कस्टमर को।
फिर आते हैं सुपरस्टार यानी चेरिस्मेटिक और ब्रांड सेंटर्ड, जिनको एक ब्रांड सेंटर्ड बनना होता है। फिर आते हैं आर्टिस्ट यानी कि क्रिएटिविटी, जिनका मेन काम क्या है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड। विजनरी नाम से पता लग रहा है, ड्रीमर या फ्यूचर फोकस्ड। एनालिस्ट मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं या सिस्टमैटिक होते हैं। फायरबॉल यानी एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक, पूरे पॉजिटिव और एनर्जी के साथ रहने वाले। फिर आते हैं जगलर्स यानी हैंडल दी मल्टीपल टास्क, जो जैसे जगलर होता है ना, बहुत सारी बॉल्स एक साथ कैच करते हैं, सो सिमिलरली वो लोग जो बहुत सारे टास्क को एक साथ हैंडल करते हैं। फिर आते हैं हीरो यानी इंस्पिरेशनल लीडर्स। और फिर फाइनली हम बात करें हीलर यानी कि काम और हार्मोनियस अप्रोच, यानी कि जो बहुत शांत और ठंडे दिमाग से चलते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर हमने कैटेगरीज डिस्कस करी है, तो किसी भी तरह का नेचर हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अब एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है ना। इससे पहले हमने ये पढ़ा था ना हमने इससे पहले, राइट, ठीक है। चलो एक एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली मैनेजर जो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर कौन है, जो न्यू आइडियाज लेके आ रहा है, रिस्क ले रहा है, एक अनसर्टेनिटी के साथ खेल रहा है, अपने फ्यूचर आइडियाज को लगा रहा है, विजन है उसके पास। बहुत सारी बातें पढ़ी, पर वो सारी मैनेजर्स में तो नहीं होती है ना। तो देखते हैं एक बारी। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर इज द ओनर और ये एम्प्लॉय होता है। सबसे मेन डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब प्रोफाइल। बियर ऑल द रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेता, कोई मतलब ही नहीं है मैनेजर को रिस्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनोवेशन और नई नई चीजें क्रिएट करना। इसका ऑब्जेक्टिव है सुपरवाइज करना और बिजनेस रूटीन जो इंप्लीमेंट, रूटीन यानी बिजनेस में एक ऑफिस में जो भी रूटीन है वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको चेक करना। इनकम अनसर्टेन है, टाइड टू परफॉर्मेंस, भैया परफॉर्मेंस जैसी होगी उस हिसाब से इनकम होगी, फ्यूचर में हो सकता है ना भी हो। इनका क्या है, फिक्स्ड सैलरी, लेस परफॉर्मेंस लिंक्ड, परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं होते। हाई अकम्पलिश्ड मोटिव और रिस्क टेकर वी कैन से, अकम्पलिशमेंट मोटिव होता है इनका, यानी कि इनकी जो टारगेट ही होते हैं बहुत ज्यादा हाई सेट होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। ये क्वालिफाइड इन मैनेजमेंट थ्योरीज, बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड टर्म्स इनको पता होती है और ये वो करते हैं। कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय मैनेजर्स, वर्क्स अंडर द एंटरप्रेन्योर्स गाइडलाइंस। सीधी सी बात है, जो एंटरप्रेन्योर मेन ओनर है उसके अंडर गाइडलाइन में काम करते हैं। तो डिफरेंस समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब इंट्राप्रेन्योरशिप। अगर कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस टर्म को, तो सिंपल मतलब बता देता हूं पहले तो। एंटरप्रेन्योर जब हम वर्ड कर रहे हैं कि आप एक नया बिजनेस लेके आ रहे हो, नया आइडिया लेके आ रहे हो, जो इससे पहले हमने पढ़ा। अब इंट्राप्रेन्योरशिप इज कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय एक ऐसे आइडियाज या इस तरीके से काम करता है कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और उसका थॉट प्रोसेस हमेशा क्या रहता है, न्यू आइडियाज और नई नई चीजें ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना। यानी वो सारी चीजें किसको प्रोवाइड कर रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक एंटरप्रेन्योर छिपा हुआ है, समझ गए, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय। तो उसको हमने नाम दिया इंट्राप्रेन्योरशिप। बात समझ आ गई। देखो तो इंट्राप्रेन्योर इज, इंट्रा मींस विद इन द कॉर्पोरेशन, और प्लस एंटरप्रेन्योर तो वो है ही, लेकिन वो अपने खुद के लिए नहीं कर रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो डेफिनेशन इज एन एम्प्लॉय विद इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हु टेक्स द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टर्निंग एन आइडिया इनटू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। क्या करता है, एक ऐसे आइडियाज देता है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाता है बाय रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशंस। बस फर्क क्या है कि वो खुद से अपने सेल्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवोटेड है, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एम्प्लॉय जो अपने आइडियाज और अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवोट कर रहा है। ठीक है ना। कॉइंड बाय गिफर्ड पिनकोड, जिन्होंने फाइंड किया था इस कंसेप्ट को, 1985 बुक इंटरप्रेन्योरिंग। इट कंबाइंस द एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें आ गई कि मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं और साथ ही साथ वो कंपनी की ग्रोथ के लिए भी डेडिकेटेड है। ठीक है ना। चलो फीचर्स क्या होंगे, एम्प्लॉय थिंक एंड एक्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। भाई ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क में रहकर सोचेगा। हेल्प्स इन डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन एंड री इन्वेंशन ऑफ द कंपनी। मैंने बात करी ना, कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करेगा, अपनी नहीं, कंपनी की ग्रोथ। वो जो भी आइडियाज है, जो भी चीजें होंगी, वो कंपनी को प्रोवाइड करेगा, कंपनी उससे प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है ना। एग्जांपल, अ मैनेजर इज अपॉइंटेड टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस यूनिट एंड शेयर्स इट इन प्रॉफिट, सो एनकरेज द एंटरप्रेन्योरल कल्चर इनसाइड द कॉर्पोरेशन। तो हम कह सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक एंटरप्रेन्योरल कल्चरल आ गया कहीं ना कहीं, कि लोगों को आप फ्रीडम दे रहे हो कि आप सोचो और बताओ आइडियाज हमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करें। तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है एज एन एम्प्लॉय। ठीक है ना। चलो एक एंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए, इंट्राप्रेन्योरशिप होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रमोट्स द इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द मैनेजर्स। मैनेजर्स के बीच में रहते हुए ही इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। फंडेड बाय द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोअर रिस्क कंपेयर टू स्टार्टअप, स्टार्टअप्स के कंपैरिजन में रिस्क कम होता है। प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन इंट्राप्रेन्योर एंड द कंपनी। भैया इंटरप्रेन्योर और कंपनी के बीच में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। फिर है एक्सपैंड द बिजनेस पोर्टफोलियो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी का बिजनेस का पोर्टफोलियो एक्सपैंड करता है कैसे, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, यानी अलग अलग आइडियाज देता है तो उनका पोर्टफोलियो एक्सपैंड होता है ना, कि बिजनेस ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। अगर आप अलग अलग जगह पैसा लगाओगे तो ग्रो करेगा, राइट।
कल्टिवेट द एंटरप्रेन्योरल स्किल्स विद इन द कॉर्पोरेट कल्चर। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स मतलब वही जो इनोवेशन वाले आइडियाज हैं उसको ग्रो कर रहा है, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। एड्स द वैल्यू टू एंटरप्रेन्योर्स करियर थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अपने ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को यूज करके क्या कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स करियर को एक वैल्यू एडिशन दे रहा है। ठीक है बच्चों। फिर क्रिएट दी वेल्थ फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने भी एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, सो इट क्रिएट दी वेल्थ दोनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और अपने लिए भी। चलो जी, अगर इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में डिफरेंस आ जाए तो मेन डेफिनेशन वाला डिफरेंस तो याद रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा देखते हैं, एंटरप्रेन्योर इज ओन्स एंड ऑपरेट्स द बिजनेस, इंट्रा इज एम्प्लॉय। Intra is basically the employee of the organization who is devoted to the organization, who is giving the new ideas to the organization for the growth of organization. So he bears all the full financial risk. Entrepreneur, risk borne by the organization. इसका काम है सिर्फ आइडिया देने का, जो उसको यूज करेगी आइडिया को और जो उस पर रिस्क लेगी वो ऑर्गेनाइजेशन लेगी। इंप्लॉय का काम क्या है, अपने न्यू आइडियाज प्रोवाइड करना, और वो उसके ऊपर वर्क करेगी ऑर्गेनाइजेशन, और वो प्रॉफिट अर्न करेगी या नहीं करेगी इस बात से इंप्लॉय को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो। वर्क्स फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड इंडिपेंडेंस, यहां पर वर्क्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस प्लस हो सकता है प्रॉफिट शेयर, जो हमने पीछे पढ़ा था कि प्रॉफिट का शेयर भी मिल सकता है उसको, है ना। मे फेस सोसाइटल हर्डल्स, फेसिस इंटरनल राइवलरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही होगा जो भी होगा। यहां पर इसको सोसाइटी के हर्डल्स फॉलो करने, क्योंकि बाहर काम कर रहा है, अपना बिजनेस स्टैंड कर रहा है और ये एम्प्लॉय है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन राइवलरी हो सकती है। अरेंजेस दी ओन रिसोर्सेज, यहां पर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं है, सारे रिसोर्स ही वो ऑर्गेनाइजेशन के यूज कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है उसे यूज कर रहा है और आइडियाज दे रहा है। कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओनली बाय सेल्फ, अपने आप को ही खुद रिप्लेस कर सकता है और कोई तो है नहीं बोलने वाला क्योंकि खुद ही ओनर है। लेकिन यहां पर कैन लीव इफ नॉट सपोर्टेड मे बिकम एंटरप्रेन्योर, है ना। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो छोड़ भी सकता है और वो बाद में इंट्राप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, यानी खुद अपना बिजनेस भी स्टैंड कर सकता है बाहर निकल के। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया ना। अब इंट्राप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योर में की डिफरेंसेस देखते हैं फटाफट। लोकेशन, एंटरप्रेन्योर एनीवेयर, इंट्राप्रेन्योर इज ओनली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क में एंटरप्रेन्योर फेसेस द एक्सट्रीम रिस्क, क्योंकि मेन बिजनेस उसको अपना खड़ा करना है, बाहर निकला हुआ है, वो किसी का सपोर्ट तो है नहीं, वो अपने गिवन रिसोर्सेज या रिसोर्सेज अरेंज करके अपना एक बिजनेस स्टैंड करने लगा है। लेकिन इंटरप्रेन्योर फेसेस द मॉडरेट रिस्क, ना के बराबर। रिसोर्सेज इंटरप्रेन्योर अरेंजेस देमसेल्व्स एंड इंटरप्रेन्योर्स गेट दी कंपनी रिसोर्सेज। कंपटीशन में एंटरप्रेन्योर कंपीट्स एक्सटर्नली, इंट्राप्रेन्योर कंपीट्स इंटरनली, वही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोकस क्या है, एंटरप्रेन्योर फॉलोज द पर्सनल ड्रीम्स, इंट्राप्रेन्योर अलाइंस ड्रीम्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो उसके ड्रीम्स है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइंड होते हैं, और यहां पर एंटरप्रेन्योर के गोल्स अपने खुद के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। नाउ मैनेजर, एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंटरप्रेन्योर, तीनों के पॉइंट देख लेते हैं एक बार जल्दी से, तीनों हमने अलग अलग पढ़े हैं, एक बार फटाफट से कंपैरिजन। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं बच्चों जल्दी से। चलो तो देखो, प्राइमरी फोकस क्या है यहां पर, सैलरी, प्रमोशन और कॉर्पोरेट रिवॉर्ड। मैनेजर, एंटरप्रेन्योर इज इंडिपेंडेंट, क्रिएटिविटी और मनी के बारे में ध्यान है इसका। इंट्राप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशनल प्लस पर्सनल सक्सेस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइंड है। अब आगे देखो, स्किल्स में लीडरशिप, प्लानिंग और कम्युनिकेशन। एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग, क्योंकि रिस्क टेक लेता है ना वो। ही इज ब्लेंड ऑफ मैनेजरियल प्लस एंटरप्रेन्योर, हमने बात करी थी कि इंटरप्रेन्योर इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ बोथ, उसके अंदर मैनेजर स्किल्स भी है और एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी है। ठीक है ना। टाइम फोकस इज शॉर्ट टर्म, डेडलाइंस होती है इसके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचता है एंटरप्रेन्योर। और ये क्या है, सेल्फ इंपोज्ड डेडलाइंस, ये सेल्फ इंपोज्ड यानी अपने ऊपर खुद ही लगाता है डेडलाइंस, कोई कंपनी की तरफ से नहीं है। रिस्क बियरिंग, कंजर्वेटिव होते हैं ये तो एक्सट्रीम है भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क तो यही लेते हैं, क्योंकि एक नया चीज को मार्केट में लेके आना जो आज तक है ही नहीं, इससे ज्यादा रिस्क क्या हो सकता है। और दे आर मॉडरेट, चला नहीं चला देख लेंगे। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, रेडीली अवेलेबल है मैनेजर के लिए, इनको अरेंज करने पड़ते हैं और ये इनको ऑर्गेनाइजेशन दे देती है रिसोर्सेज, पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। ठीक है ना। कॉम्पिटिटर्स कोई नहीं है, नन इंटरनल रोल, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं और इसमें इंटरनल राइवलरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डिसीजन मेकिंग, टॉप मैनेजमेंट के साथ एग्री करना है, ऑप्शन तो है नहीं और कोई। मैनेजर्स को क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट के साथ एग्री करना है, ये अपने खुद के ड्रीम्स फॉलो करते हैं, ये करते हैं हेल्प टू अचीव दी ड्रीम्स। ठीक है, किसका ड्रीम, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है बच्चों। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर दी एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करने के लिए, या गवर्नमेंट की तरफ से आज तक क्या ऐसा हेल्प या सपोर्ट मिला है जिससे हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेस मिले या प्रमोशन मिले थोड़ा सा, तो देखते हैं।
टू क्रिएट अ कंड्यूसिव इकोसिस्टम, प्रोवाइड द रिसोर्सेज, मेंटरशिप, फंडिंग, सबसे काम की चीज तो ये है पैसा, एंड ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। ये कहने का मतलब है कि फंड्स में, मेंटरशिप में, रिसोर्सेज में, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो सबसे पहला कंसेप्ट है उसके अंदर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आपको पता है कि खुद बनाओ, बाहर से इंपोर्ट मत करो। कब हुई ये बात लॉन्च? सितंबर 2014 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर होंगे तो दूसरी कंट्रीज हमें अप्रोच करेंगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं रादर देन इंपोर्टर, इसलिए कंसेप्ट आया था मेक इन इंडिया का। की फीचर्स: ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस। एक तो ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सिंगल विंडो। सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, दैट इज एग्जांपल ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स। इंक्रीज द एफडीआई लिमिट्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती है उसको भी हमने टाइम टू टाइम क्या करा है? इंक्रीज करा है। तो अगर जब एफडीआई इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं मॉनिटरी टर्म्स में कंडीशंस इंप्रूव होंगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। 25 की सेक्टर्स आइडेंटिफाइड, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे, यानी कि जिनसे मेन कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है जी। इंपैक्ट क्या? अट्रैक्ट द फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इससे बूस्ट होती है, यानी इंक्रीज होती है ना, मेक इन इंडिया से। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया, जो आया 2015 में। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 lakhs to 1 crore। किसको? टू एटलीस्ट 1 SC/ST एंटरप्रेन्योर एंड 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर पर बैंक पर ब्रांच। मतलब समझ रहे हो कि जो अंडर प्रिविलेज कैटेगरीज हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा लोन देने की बेनिफिट्स, ताकि वो अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये कब आई थी स्टैंड अप इंडिया की? 2015 में। ठीक है बच्चों। और कितने अमाउंट से? 10 लाख से लेकर 1 करोड़। एलिजिबिलिटी: SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु अबव 18 ईयर्स, ऑब्वियसली। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ओनली, फर्स्ट टाइम वेंचर्स के लिए ग्रीनफील्ड वेंचर था। फॉर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, मतलब जो कंपनीज वगैरह होती है उनके लिए 51% शेयर होल्डिंग बाय SC/ST वुमेन। ठीक है जी। लोन कॉम्पोजिट लोन होगा एक तो, यानी कि जिसमें टर्म लोन भी होगा प्लस वर्किंग कैपिटल, और 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी आप लॉन्च कर रहे हो, जिसके लिए आप लोन ले रहे हो, उसके 85% तक की कॉस्ट कवर हो जाएगी। इंटरेस्ट क्या होगा? बेस रेट होगा प्लस 3% प्लस 10 और प्रीमियम। रीपेमेंट अप टू 7 years विद 18 months मोरेटोरियम। मोरेटोरियम समझते हो? जितने महीने की आपको लोन की माफी हो जाती है। तो 18 months तक का क्या था? लोन की माफी। लोन लेने के 18 months तक कुछ भी रीपे नहीं करना, उसके बाद से रीपेमेंट स्टार्ट होगी। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प ही है ना। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2016। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट इनोवेशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। ठीक है जी। की बेनिफिट: 80% रिबेट ऑन पेटेंट कॉस्ट। अगर आप पेटेंट का आप लेते हो कहीं से तो उसको 80% कॉस्ट कवरेज मिलेगा, रिबेट मिलेगी। इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी फॉर 3 साल। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन होगा वाया स्टार्टअप इंडिया हब। प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट टेंडर्स, नो प्रायर एक्सपीरियंस नीडेड। अगर जो गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं उसके अंदर आपको क्या मिलेगी? प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज वाया नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स के थ्रू आपको नेटवर्किंग के भी चांसेस मिलेंगे कि आप नेटवर्किंग अपनी इंक्रीज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है जी। DPIIT रिकॉग्निशन, स्टार्टअप रिकॉग्निशन बाय DPIIT अंडर GSR नोटिफिकेशन। ग्रोथ: रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स ग्रू फ्रॉम 500 2016 से इतना जैन 2025। देख रहे हो कितना ज्यादा ग्रोथ है। सिर्फ 500 से 1,59,157। तो ये एक फिगर है जिसको आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो कि स्टार्टअप इंडिया में इतनी ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है बच्चों, चलो। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ MSME इनिशिएटिव्स। MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटी मोटी एंटरप्राइजेस हैं। जो छोटी मोटी कहने का मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं वो कर दिया गया है कि उनको लिमिट दे दी गई है कि इतनी प्रोडक्शन आप करोगे या इस गुड की प्रोडक्शन आप करोगे, आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो उनको एनकरेज करा जा रहा है। और ठीक है ना। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल था इनके लिए। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन, सिंपल अपना आपको डिटेल डालनी है, क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, सेम टाइम उसी समय आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। PM विकास कर्मा स्कीम, सपोर्ट द आर्टिशंस और क्राफ्ट्स पर्सन। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, which is credit linked subsidy for micro enterprises in non farm sectors। नॉन फार्म सेक्टर्स में किस लिए था? क्रेडिट लिंक, यानी फॉर द पर्पस ऑफ लोन, ताकि लोन इजीली सैंक्शन कराया जा सके। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट वाज 50 lakhs, मैन्युफैक्चरिंग 20 lakhs फॉर सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 lakhs और सर्विस सेक्टर में 20 lakhs। तो फिगर्स आपको एज इट इज लर्न करनी और अपने आंसर्स में मेंशन करने। ठीक है जी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर पॉलिसी, 25% ऑफ द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट फॉर MSME, यानी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का 25% पार्ट किसके लिए था? MSE के लिए था। सब रिजर्वेशंस 4% ऑफ SC/ST, 3% फॉर वुमेन। तो यहां पर भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था। SC/ST के लिए 4% रिजर्वेशन और 3% फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप।
358 आइटम रिजर्व्ड, मैंने बताया था ना कि कुछ आइटम रिजर्व करे हुए हैं कि ये सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस ही बना सकती है। तो देखो कितने हैं, 358 आइटम्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा उनको, तो प्रॉफिट्स के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो ये सपोर्ट था गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट इज स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मिशन इज स्कीम PMKY यानी प्राइम मिनिस्टर किसान विकास योजना, और ऐसे डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स हैं जो कि स्किल इंडिया कंट्री में स्किल इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लॉन्च करी है। फोकस ऑन न्यू एज स्किल्स दैट इज AI, रोबोटिक, ग्रीन टेक, साइबर सिक्योरिटी। ये किस लिए है, क्योंकि लोगों के स्किल आजकल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, डिजिटाइज हो रहा है सब कुछ, AI का टाइम आ चुका है ना। तो स्किल्स को इंप्रूव और एनकरेज करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब, प्लेटफॉर्म फॉर स्किल कोर्सेज, जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल्स, PPP मॉडल फॉर इंडस्ट्री 4.0 ट्रेनिंग। तो ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है यूजिंग AI, ठीक है ना। फिर आता है METY स्टार्टअप हब, MSH बोलते हैं शॉर्ट में, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। एम क्या था, फॉस्टर दी टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम, सिनर्जाइज इंक्यूबेशन सेंटर्स, COEs। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली, दैट इज 30,000 प्लस टेक स्टार्टअप्स। सबसे ज्यादा अगर हम बोले तो एक थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हमारी कंट्री ग्लोबल स्टार्टअप्स में, यानी स्टार्टअप्स का सबसे ज्यादा जो ट्रेंड है वो एक उसमें थर्ड नंबर पे आती है हमारी कंट्री, जिसमें 30,000 प्लस टेक स्टार्टअप्स है। तो स्टार्टअप का टाइम है आजकल, तो धीरे धीरे आप देखोगे टाइम के साथ साथ रोज नए नए स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट का उसके अंदर पूरा सपोर्ट है, ठीक है जी। चलो फिर आता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप। डेफिनेशन क्या है, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप वैल्यूड ओवर $1 बिलियन। तो उसको क्या नाम दिया गया, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। अगर कोई प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप है, मतलब आपका कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है $1 बिलियन की, तो आपको एक यूनिकॉर्न मान लिया जाएगा। यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं उसको, एक नाम दिया गया। ग्रोथ क्या, इंक्रीज ड्यू टू मोर इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलेरेटर्स। ग्रोथ कैसे होती है, आपके इन्वेस्टर्स ज्यादा हो जाते हैं, इंक्यूबेटर से मतलब आपका मनी इंजेक्ट करते हैं रेगुलरली। सेक्टर्स क्या, ई कॉमर्स में आता है, फिनटेक, लॉजिस्टिक, ऑल्सो कंटेंट, गेमिंग एंड डाटा एनालिस्ट, ये सारे सेक्टर्स इसमें कवर्ड है। इंपैक्ट क्या, जनरेट द इंप्लॉयमेंट, ड्राइव इनोवेशन, स्प्रेड अक्रॉस Tier 1 टू रूरल एरियाज, मतलब Tier 1 से लेकर रूरल एरियाज तक सारे एरियाज कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। चलो नाउ बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ। बॉटलनेक्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है एक एंटरप्रेन्योरशिप में। ये तो हमने पढ़ा कि बड़ी फायदे वाली चीज है, इनोवेशन होता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलते हैं, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, जो प्रॉब्लम्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन मिसजज दी टाइम अवेलेबिलिटी, उनको कई बार ऐसा लगता है कि ये काम इस टाइम के अंदर हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू सम अनसर्टेनिटीज जो पहले से कैलकुलेट नहीं थी, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है कि वो टाइम इंक्रीज हो जाता है, राइट। सॉल्यूशन क्या, यूज दी टेक टूल्स, ऑटोमेशंस, AI टू ऑप्टिमाइज दी प्रोसेस। तो ऐसा करा जा सकता है ताकि हम थोड़ा सा बच सके और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हमारा इंप्रूव हो सके, ठीक है जी। लैक ऑफ मनी, अब आइडिया तो है लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो इनएडिक्वेट फंडिंग की वजह से क्या हो जाता है, आप न्यू आइडियाज को मार्केट तक ला ही नहीं पाते, आप अपने बिजनेस को उस लेवल तक स्केल नहीं कर पाते, तो टेक अपग्रेड्स और हायरिंग्स नहीं हो पाती। सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लोर करो वेंचर कैपिटल को, SBI लोन्स या गवर्नमेंट स्कीम्स को। फिर है टू मच नॉइस, बहुत ज्यादा नॉइस। नॉइस मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया, मार्केटिंग और ट्रेंड्स। कई बार आप अपने आसपास की चीजों से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि आप अपने आइडिया को सामने नहीं ला पाते। सोशल मीडिया ट्रेंड आपको इतना दबा देता है कि आप उस चीजों को आगे ला ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, नॉट जस्ट पब्लिसिटी। सिर्फ पब्लिसिटी पे ध्यान ना देके हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ पे, कि क्या वो लंबे समय तक चल सकता है कि नहीं, ठीक है ना। चलो स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंस नेटवर्क, मतलब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स लैक इंडस्ट्रीज कॉन्टैक्ट। भाई नए नए आप मार्केट में उतरे हो कुछ लेके, तो आपको आपके कॉन्टैक्ट्स भी तो होने चाहिए। आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह के सपोर्ट की, तो उसके लिए पहले आपका एक लिंक होना चाहिए करेंगे, जिसको किसी को आप जानते हो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। पहले नॉन सोर्सेज से ही हेल्प मिलती है ना, अब नॉन सोर्स है ही नहीं तो प्रॉब्लम आ गई। सॉल्यूशन क्या है, एक नेटवर्क बिल्ड करो। कैसे, लोकल पार्टनरशिप, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस या कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटीज को आप ज्वाइन करके अपना एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हो और सोशल नेटवर्किंग इंक्रीज कर सकते हो। ग्रोइंग टू मच टू सून, रैपिड स्केलिंग से भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज्यादा स्केल अगर अचानक से हो जाए तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने स्टेप्स बहुत सारे स्किप कर दिए कहीं ना कहीं, है ना। किस्मत से आपका बिजनेस एकदम से स्केल कर गया, तो अब आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट फ्रीक्वेंटली एंड पाइवट व्हेन नीडेड, मतलब पाइवट यानी कि एक सैंपल रन करना चाहिए हमेशा। फिर आता है स्किल शॉर्टेज। अब सब कुछ सही चल रहा है पर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही। अब आपको फॉर एग्जांपल अपने काम में किसी टेस्ट की जरूरत है और उस टेस्ट को करने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए और वो एक्सपर्ट मिल ही नहीं रहा, तो स्किल्स नहीं है आपके पास, है ना। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन द टेक ड्रिवन सेक्टर। सॉल्यूशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, स्किल इंडिया, वहां से आप ले सकते हैं। पॉलिसी अनसर्टेनिटी, मतलब
कि फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द रेगुलेशन टैक्सेस क्रिएट द इंस्टेबिलिटी। अब आपने जो चीज बनाई थी, जो भी आपने सर्विस या गुड लॉन्च किया था, उसके उस समय पॉलिसी अलग थी, लेकिन आपकी रिसर्च के दौरान ही पॉलिसी चेंज हो गई, तो आपका किया कराया सब बेकार हो गया है ना। तो पॉलिसी चेंजेस की वजह से भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप पे इफेक्ट आ सकता है। सॉल्यूशन क्या है? ट्रांसपेरेंसी रखो, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी बनाओ, एनवायरमेंट को जो जरूरत है वो बनाओ। समझ गए? चलो, तो बेटा ये हुआ चैप्टर नंबर 6 खत्म। ठीक है बेटा, मजा आया? जो जो टॉपिक्स पढ़े एक बार मॉड्यूल से एक बार जाके जरूर देखने मेरे बच्चे, क्योंकि डिटेल में लिखना है आपका आंसर, रिटर्न थ्योरी वाला आने वाला है इस बार फर्स्ट टाइम, तो अच्छे से सारी चीजें पढ़ के जानी है। की पॉइंट्स हमने सारे डिटेल में डिस्कस करे हैं, एक बार आपको पता होनी चाहिए चीजें क्या क्या लिखना है। और जितने आप फिगर्स का यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा, उतने आपके एग्जाम में आंसर की वेटेज बढ़ती है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।